हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर के इस वीडियो में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चंस को किए थे। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर 11 और 12, जिसमें विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों चैप्टर को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है, इसका प्रायोगिक सत्यापन कैसे किया जाता है। हमें इस तरह का एक डायग्राम बनाना है। इसमें हमें दिखाना है कि ये बैटरी है, कुंजी यानी कि स्विच, ये रियोस्टेट, इसके बाद प्रतिरोधक तार, और ये हमारा एमीटर है। इसे बनाने के बाद फिर इसको सत्यापन करना शुरू करेंगे। इसके साथ हमें एक ग्राफ भी बनाना है। ये ग्राफ जिसमें ऊपर तरफ वोल्ट मीटर होगा और नीचे में विद्युत धारा को दिखा के हमें यहाँ पे ओम का नियम लिखना है। जब ओम का नियम लिखेंगे तब इसमें लिखना है, यदि किसी चालक का तापमान स्थिर रखा जाए, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये परिभाषा बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे लिखकर याद कर लेंगे। इसमें लिखना है V समानुपाती I। इसको फिर जब समानुपाती हटाएंगे तब V बराबर IR बन जाएगा। और ये परिभाषा होने के बाद इसमें हम लोग सत्यापन की तरफ बढ़ेंगे। सत्यापन में हमें बताना है कि क्या क्या हम लोग इस्तेमाल किए हैं। इसमें बैटरी, आमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोधक तार, रियोस्टेट, कुंजी से परिपथ बनाते हैं। आमीटर को श्रृंखला में तथा वोल्टमीटर को प्रतिरोध तार के समांतर जोड़ते हैं। उसके बाद रियोस्टेट से धारा बदल कर V और I के मान को नोट करते हैं। ये कुछ डेफिनेशन टाइप का है, ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ऐसे में आप लिख नहीं पाइएगा। देखिए ये हमारा फोटो है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाला वोल्टमीटर और धारा का, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकालिए। जब श्रेणी क्रम बोलेगा तब फिर हमें निकालना है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा सूत्र होता है श्रेणी क्रम का और इसको सिद्ध करना है। इसमें हमें ये निकाल कर ये दिखाना है कि कैसे आता है। सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाने के बाद हमें ये दिखाना है, शुरू में देखिए R1, R2, R3 और ये वाला नॉर्मल R लेना है। इसके बाद अब हमें लिखना है समतुल्य प्रतिरोध R का सूत्र। जब समतुल्य प्रतिरोध R का सूत्र हम निकालेंगे, इसका पहला स्टेज में व्युत्पत्ति लिखेंगे, यानी कि निकालने का चरण की किस तरह से निकालेंगे। इसमें हम लोग लिखते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा I प्रवाहित होती है। इस प्रकार से कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का योग। इसमें जो भी विभवांतर बनेगा वो इस प्रतिरोध का ये वाला और ये वाला विभवांतर का योग से बनेगा। और इसमें लिखना है कि R1 के सिरों पर विभवांतर V1 है, R2 के सिरों पर विभवांतर V2 है, R3 के सिरों पर विभवांतर V3 है। और जब कुल विभवांतर V हो गया और इसके बाद प्रत्येक में प्रवाहित धारा यहाँ I लिख देंगे। और ओम का नियम जैसे कि कहता है कि V बराबर IR, इस तरह से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 और इसको फिर जोड़ देना है। यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे श्रेणी क्रम में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इस समीकरण को लिखने के बाद यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे और ये हमारा आ गया V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये समीकरण 1। और उसके बाद हम लोग एक चीज़ लिखेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध V बराबर IR2 और ये हो गया समीकरण 2। और इस 1 और 2 समीकरण को मिला के जब बनाएंगे तब फिर हमारा एक तीसरा समीकरण बना और वो बना आपका R बराबर I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इसको फिर नॉर्मल में दोनों तरफ I कैंसिल हो गया और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से ये सिद्ध हो गया। इसमें लिखना है श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें हम एक विद्युत मोटर का इस तरह फोटो बनाएंगे। इसमें इस तरफ N, इस तरफ S लिखेंगे
और इसमें देखिए क्या करना है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है यानी बदल जाता है जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। यदि चालक घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तब वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार एक निश्चित दिशा में घूमने लगता है। इस तरह ये लिखने के बाद इस फोटो के बारे में अब हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें कैसे क्या होना है। विद्युत मोटर में चुंबक के दो ध्रुवों के बीच धुरी के चारों ओर चालक तार की आयताकार कुंडली लिपटी होती है। इस तरह से इसमें आयताकार कुंडली आपको दिखेगा। फिर आगे लिखेंगे। अभी जो डायग्राम बनाए थे उस डायग्राम को अब एक्सप्लेन करना है। इसमें हमें बनावट लिखना है और फिर इसके बारे में लिखेंगे। विद्युत मोटर में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच धुरी के चारों ओर चालक तार की आयताकार कुंडली लिपटी रहती है। चालक तार का एक छोर अर्धरिंग P से तथा दूसरा छोर अर्धरिंग Q से जुड़ा रहता है। देख लीजिए, ये वाला जो लिखा है ये P है और राइट साइड वाला ये Q है, इससे ये लिपटा हुआ है। फिर इसके बाद एक्सप्लेन करना है। अर्धरिंग P तथा Q क्रमशः X तथा Y से स्पर्श करते रहते हैं। अर्धरिंग कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बदलने का कार्य करता है। विद्युत धारा बिंदु X से निकलती है। इस तरह से ये लिखना है और इसका कार्यविधि को लिखना है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की समांतर भुजाओं पर एक बल युग्म कार्य करता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अतः कुंडली वामावर्ती घूमती है यानी बाईं तरफ घूमती है। आधा घूमने के बाद अर्धरिंग और ब्रश द्वारा धारा की दिशा उलट जाती है, क्योंकि अर्धरिंग P का संपर्क ब्रश Y से अर्धरिंग Q का संपर्क X से हो जाता है। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद कुंडली की दिशा बदलती रहती है। कुंडली लगातार घूर्णन करती है और कार्य करना शुरू कर देती है। इस तरह से ये काम करता है। इसका थोड़ा लिखने का प्रोसेस लंबा रहता है, लेकिन ये फ़ोटो याद रखना होगा, आपको बार बार बनाना होगा और फिर 5-6 बार इसको लिख के प्रैक्टिस करिए, तब फिर ये समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें इस तरह से इसका फ़ोटो बनता है। इसका फ़ोटो बनने के बाद इसमें जो अंगूठा है ये दिखाता है बल, तर्जनी उंगली दिखाता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और ये वाला मध्यमा वाला उंगली दिखाता है विद्युत धारा की दिशा। वाम हस्त बोले तब आपको बाएं हाथ को लेकर लिखना है। अगर दक्षिण हस्त बोले तब फिर दाएं हाथ को लेकर लिखना है। इसमें लिखना है कि अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करेगा। इस तरह से ये एक दूसरे के बारे में डिटेल्स देता है। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम में दाएं तरफ लिख देना है मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने में, और चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने में। ये दो छोटे छोटे आंसर हैं, इसको याद कर लेना है। फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन, लघुपथन और अतिभारण क्या है? लघुपथन जो होता है ये होता है शॉर्ट सर्किट। जब तार में शॉर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं लघुपथन, और जब ओवरलोड होता है उसको बोलते हैं अतिभारण। ये दोनों ही कहीं ना कहीं हानि करता है। इसको हम लोग लिखेंगे कि इसमें क्या अंतर है। एक तरफ लिखेंगे लघुपथन, एक तरफ अतिभारण। लघुपथन में लिखेंगे जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तब फिर क्या होता है, लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट। प्लस वाला और माइनस वाला तार आपस में मिल जाता है तब शॉर्ट सर्किट होता है। और उसके बाद अतिभारण में लिखना है जब परिपथ की क्षमता से अधिक उपकरणों को एक साथ चलाया जाता है फिर अतिभारण होता है, ओवरलोडिंग हो जाता है। जब इतना क्षमता है उससे ज़्यादा तब फिर ओवरलोड हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कारण, जिसमें लिखेंगे तारों का इंसुलेशन ख़राब होने पर सीधे संपर्क में आना। तारों के ऊपर का कवर ख़राब हो जाने से दो तार आपस में सट जाते हैं और शॉर्ट सर्किट होता है। और इस तरफ में हम लोग को लिखना है एक ही सॉकेट में कई उपकरण जैसे हीटर, फ्रिज, AC एक साथ चलना। जब एक ही सॉकेट में बहुत सारा मशीन चलता है तब ओवरलोडिंग होता है। इसमें प्रतिरोध में लिखेंगे कि परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और जब ओवरलोडिंग होता है तब लिखना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध
कम हो जाता है लेकिन शून्य नहीं होता है, प्रतिरोध कम होता है लेकिन शून्य उसमें नहीं होता है। और इसमें धारा को लेके हम लोग लिखेंगे कि धारा का मान बहुत तेज़ी से अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और शॉर्ट सर्किट में और अतिभारण में यानी ओवरलोडिंग में लिखेंगे धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन सामान्य से अधिक हो जाता है, धीरे धीरे धारा बढ़ता है। परिणाम में लिखेंगे लघुपतन में चिंगारी और आग लगने का तत्काल खतरा, इसमें आग लगने का खतरा रहता है। जबकि अतिभारण में क्या होता है, तारों का अत्यधिक गर्म होना, इंसुलेशन पिघलना और आग, इसमें भी आग लगता है लेकिन ये पहले गर्म होता है उसके बाद फिर आग का खतरा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा है शॉर्ट सर्किट में। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 13 और अध्याय 14, जिसमें 13 है हमारा ऊर्जा और 14 है पर्यावरण। इसमें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन, ओजोन परत क्या है, यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन परत एक ऐसा परत है जो हमें सूर्य का हानिकारक किरणों से बचाता है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल में पाए जाने वाली एक गैसीय परत है जिसमें ओजोन यानी कि O3 गैस की मात्रा अधिक होती है। इसमें ज़्यादातर O3 गैस पाया जाता है। अब फिर ओजोन परत का महत्व पूछा गया है, तो इसमें हमें महत्व लिखना है। हमें लिखना है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, इस पराबैंगनी किरणें को यूवी किरणों भी बोलते हैं, इन्हें लिखना है यूवी किरणों को अवशोषित कर लेता है। यह मनुष्यों को त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारियों और अन्य घातक रोगों से बचाती है। यह ओजोन परत हमें बीमारियों से बचाने में मदद करती है। आगे है, यह पौधा, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की रक्षा करती है। फिर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाए रखने में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। इस तरह से ये रक्षा कवच के लिए कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण कचरे में अंतर स्पष्ट करिए। इसमें हम दो कॉलम में इसको बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे जैव निम्नीकरण, दूसरी तरफ अजैव निम्नीकरण। और पहला में लिखना है, हमें जैव निम्नीकरण में लिखना है जैविक कारकों सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित जो हो जाते हैं उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। और अजैव निम्नीकरण में लिखना है जैविक कारकों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। जो चीज़ मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं वो जैव निम्नीकरण, जो आसानी से नहीं मिलता है उसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण में लिखेंगे प्राकृतिक रूप से कम हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं, ये कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। लेकिन अजैव निम्नीकरण में लिखेंगे यह लंबे समय तक पर्यावरण में अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि ये जल्दी घुलते नहीं है या फिर खत्म नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक। अब फिर जैव निम्नीकरण में लिखना है घरेलू कचरा, कागज़, फल सब्जी के छिलके, मलमूत्र, ऊन, ये हैं जैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण में प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये अजैव निम्नीकरण। इसके बाद हम लोग लिखेंगे जैव निम्नीकरण में कि ये खाद बनने में सहायक होते हैं और ये कम प्रदूषणकारी होते हैं। जबकि अजैव निम्नीकरण में लिखना है मिट्टी और जल संसाधनों को प्रदूषित करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ये सब प्रदूषित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक चीज़ लिख सकते हैं जिसमें लिखना है जैव निम्नीकरण वस्तुओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, अजैव निम्नीकरण वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना चाहिए, और 3 चीज़ों को अपनाना चाहिए जो कि है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। इसके बाद फिर ये वैसे ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए है, इसे आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, बट इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। हमारा अगला है एक आदर्श ईंधन क्या होता है, ऊर्जा के स्रोतों के क्या गुण होने चाहिए। इसमें हमें बताना है कि एक आदर्श ईंधन कौन सा होता है। आदर्श ईंधन में हम उन ईंधन को लेते हैं जो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, जल्दी आग पकड़े, ऐसे टाइप का ईंधन को हम लोग, इस प्रकार के ईंधन को हम आदर्श ईंधन बोलते हैं। इसमें हमें लिखना है एक आदर्श ईंधन या ऊर्जा के स्रोत में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। हम दिखाएंगे इसमें कि ये गुण होने चाहिए, तब फिर वो आदर्श ईंधन होगा। जिसमें हमें पहला लिखना है उच्च ऊष्मा मान होना चाहिए, जिससे कम मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। इसमें गर्मी ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि अगर एलपीजी लेते हैं तो ये आसानी से जल जाते हैं और इसमें इसका तापमान इतना तो ज़रूर रहता है कि आसानी से उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ईंधन सस्ता एवं
आसानी से उपलब्ध होना चाहिए ताकि सभी लोग इसका उपयोग कर सकें। और नॉर्मली में एलपीजी का उदाहरण अगर लेंगे तो ये आसानी से उपलब्ध होगा, ठीक है। ये कोई भी आदर्श ईंधन जो रहेगा उसमें ये गुण है। इसका दहन स्वच्छ होना चाहिए जिससे धुआं, राख या विषैली गैस ना निकले। और ऐसा आदर्श ईंधन हो सकता है जो जिससे धुआं नहीं उत्पन्न होता है या फिर विषैला गैस उसमें नहीं आता है। ईंधन का भंडारण, परिवहन सुरक्षित एवं सरल होना चाहिए। इसे रखना सुरक्षित हो और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। यह पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए और प्रदूषण ना फैलाए। यह पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए और प्रदूषण भी जिससे ना हो, तब होता है ये हमारा आदर्श ईंधन। इस तरह से हमारा ये सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हमारे पिछले वीडियोस को अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। अगर किसी भी तरह का मदद या फिर सलाह चाहिए या फिर कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपके क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।